आज इतिहास का 5वां क्लास है और आज हम लोगों का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखते हैं, इसको हम कई पार्टों में डिवाइड किया है। जैसे सबसे पहले हम भूमिका पढ़ेंगे, फिर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पढ़ेंगे, फिर इसका कालक्रम पढ़ेंगे, फिर इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, और फिर हम लोग इसके राजनीतिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन जो भी है उसके बारे में, व्यापारिक जीवन कैसा था, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और अंत में हम इसका पतन कैसे हुआ उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम भूमिका को देखते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, इसका कालक्रम 2350 से लेकर 1750 BC तक माना जाता है, जो रेडियो कार्बन विधि के अनुसार इसको हम मानते हैं। कई इतिहासकार हैं जिसका मानना अलग अलग है। जब हम इसका कालक्रम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसको डिटेल्स में देखेंगे। अब देखते हैं भूमिका। 1826 में, सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन को कुछ अवशेष प्राप्त हुआ था। 1826 में चार्ल्स मैसन को कुछ अवशेष प्राप्त हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता का, लेकिन बस कुछ मिला और देखा तो कुछ लगा कि हो सकता है यहाँ पे कुछ पहले से रहा होगा, लेकिन उतना ये कुछ ज़्यादा इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। फिर आता है 1853 से 1856। 1853 से लेकर, आपको पता होगा भारत में 1853 में रेलवे का मार्ग बिछाना स्टार्ट हो गया था। तो 1853 से 56 के बीच लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछी जा रही थी। लाहौर से लेकर कराची तक रेलवे लाइन को बिछाया जा रहा था। उसी समय बहुत सारे नीचे से ईंट निकल रहा था, और इस ईंट का प्रयोग यहाँ पे ये लोग किया भी है। और यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि ये ईंट कहाँ से आ रहा है। उसी समय 1856 के आसपास अलेक्जेंडर कनिंघम, इसको भी कुछ अवशेष प्राप्त हुआ, पर ये भी उतना ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिए। अवशेष सबसे पहले 1856 में भी प्राप्त हुआ। 1853 के 56 के बीच लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, उस समय भी अवशेष प्राप्त हुआ। 1856 में भी अलेक्जेंडर कनिंघम को कुछ अवशेष प्राप्त हुआ। अलेक्जेंडर कनिंघम ने उस पर कुछ काम भी किया, उस अवशेषों पर, लेकिन इसका परिणाम कुछ खास नहीं आया। फिर 1921 ये महत्वपूर्ण है। यहीं पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का अध्यक्ष उस समय हुआ करता था जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष उस टाइम कौन थे? 1921 के समय जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के ही नेतृत्व में 2 सदस्यों का टीम का गठन हुआ। एक का जो हेड था वो दयाराम साहनी, और दूसरे का जो हेड था वो राखलदास बनर्जी। 1921 में जॉन मार्शल के द्वारा 2 टीम का गठन किया गया। एक टीम का हेड था दयाराम साहनी और दूसरी टीम का हेड था राखलदास बनर्जी। अब इन दोनों को काम दिया गया कि जाइए और देखिए कि जो अवशेष प्राप्त हो रहा है वो किस चीज़ का है। तो यही दयाराम साहनी के द्वारा सबसे पहले 1921 में ही एक हड़प्पा नामक जगह ढूंढा गया, और फिर राखलदास बनर्जी को 1922 में मोहनजोदड़ो नामक जगह प्राप्त हुआ। अब देखिए, जो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी सभ्यता उसको माना जाता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये पूरे भारतीय महाद्वीप में, उपमहाद्वीप में ये सबसे बड़ी सभ्यता है। कहा जाता है कि उस टाइम मिस्र की सभ्यता हुआ करता था और मेसोपोटामिया की सभ्यता हुआ करता था। मिस्र की सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता इसी के समकालीन था, सिंधु घाटी सभ्यता का समकालीन था। मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, अगर दोनों को जोड़ दे तो भी ये सिंधु घाटी सभ्यता से 12 गुनी छोटी थी। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता था वो मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता दोनों को मिला दे तो इससे 12 गुना बड़ी थी। सोचिए, बहुत ज़्यादा इसका बहुत दूर तक विस्तार था। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों? क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन हुआ तो उसमें सबसे पहले कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? हड़प्पा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अब सरस्वती सभ्यता। सरस्वती सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसका बाद में बहुत सारे स्थान प्राप्त हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का, और इसका विस्तार देखा गया था सरस्वती नदी तक, तो इसलिए इसका नाम सरस्वती सभ्यता भी रख दिया गया। फिर है कांस्य युगीन सभ्यता। इस टाइम के जो लोग थे वो कॉपर में एसिन को मिलाकर कांस्य बनाया करते थे, यानी तांबे में एसिन को मिलाकर क्या बनाया करते थे? कांसा बनाया करते थे, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। फिर देखिए, ये लास्ट
प्रथम नगरीय सभ्यता। ये इसको प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि जब हम सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन को समझेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि यह बिल्कुल नगरीय सभ्यता था, जो आज का टाउन होता है बिल्कुल उसी तरह था, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रथम नगरीय सभ्यता। अब हम इसके भूमिका को देखे हैं, अब इसके बाद हम लोग इसका विस्तार को देखेंगे अगले स्लाइड में। अब हम इसके विस्तार को समझते हैं। विस्तार सिंधु घाटी सभ्यता का, देखिए स्वतंत्रता से पहले यानी कि 1947 से पहले कुल 40 स्थल की हमें जानकारी मिली थी। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल 40 स्थल हमें प्राप्त हुआ था। कब तक? 1947 से पहले, यानी कि स्वतंत्रता से पहले। अब देखिए स्वतंत्रता के बाद अब तक कुल 1400 स्थल हमें प्राप्त हो चुका है। अब तक हमें लगभग 1400 स्थल हमें प्राप्त हो चुका है, जो कहाँ कहाँ है तो देखिए अफगानिस्तान में 2 स्थल, अफगानिस्तान में 2, कौन कौन, तो मुंडी गार्क और सुरतु गुई। ये पूछा जाता है क्योंकि अफगानिस्तान में टोटल 2 ही मिला है, कौन कौन, मुंडी गार्क और सुरतु गुई। फिर देखिए पाकिस्तान में कुल 475 है, तो सबका नाम तो एग्जाम में आएगा नहीं, तो क्षेत्र देखते हैं। तो ये सिंध क्षेत्र में है, बलूचिस्तान क्षेत्र और पंजाब। तो पाकिस्तान में सिंध क्षेत्र, बलूचिस्तान क्षेत्र और पंजाब क्षेत्र में कुल कितना स्थल प्राप्त हुआ है तो 475। फिर देखिए भारत में कुल 925 स्थल प्राप्त हुआ है। कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है तो जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, हरियाणा से, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। कुल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि कुल 7 स्थलों से हमें प्राप्त हुआ है। अब देखिए सबसे ज़्यादा स्थल किस राज्य से प्राप्त हुआ है तो गुजरात से। गुजरात से सर्वाधिक स्थल हमें किस राज्य से प्राप्त हुआ है तो गुजरात में। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक स्थल भारत में किस राज्य से प्राप्त हुआ है तो गुजरात से प्राप्त हुआ है। अब देखिए इसका विस्तार मैप में, इसका विस्तार उत्तर में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, यहाँ तक है। इसका चौहद्दी, हाँ सिंधु घाटी सभ्यता का चौहद्दी हुआ। उत्तर में मांडा, जो मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। फिर देखिए पूरब में इसका विस्तार कहाँ तक है, आलमगीरपुर जो कहाँ है, यूपी में। दक्षिण देखें तो दक्षिण में इसका विस्तार दैमाबाद, महाराष्ट्र। ये पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। उत्तर से दक्षिण जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक, और इधर यूपी में आलमगीरपुर से लेकर इधर पश्चिम में सुतका गेंडोर जो कहाँ है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। तो सुतका गेंडोर से लेकर आलमगीरपुर तक इसका विस्तार है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक, यानी उत्तर से दक्षिण तक कुल कितना लंबाई है तो यहाँ से यहाँ तक कुल कितना लंबाई है तो यह 1600 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई 1600 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम तक यहाँ से यहाँ तक कुल लंबाई कितना है, यह है 1400 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक 1600 और यहाँ से यहाँ तक 1400 किलोमीटर। अगर इसका आकृति देखा जाए तो आकृति लगभग देखिए इस तरह का होता है, ये कुछ इस तरह का है इधर, और ये इस तरह का है। अगर इसको मिलाइएगा तो इस तरह से मिलेगा, और ये यानी कि इसका आकृति लगभग त्रिभुजाकार जैसा है। इसका आकृति कैसा है, लगभग इसको, ये बहुत छोटा है, ये छोटा है, यहाँ तक है, मान लीजिए यहाँ तक है, तो इसको मिलाइएगा भी तो नगण्य हो जाता है, यानी इसका आकार लगभग त्रिभुजाकार है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार लगभग त्रिभुजाकार है। तो यहाँ पे हम इसके विस्तार के बारे में अगले वीडियो में इसका कालक्रम के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, ये सब, धार्मिक जीवन कैसा था ये सब पढ़ेंगे, और फिर इसका जो अंत कैसे हुआ इसको हम अगले वीडियो में सब देखेंगे।